तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एडीएसपी सर्कल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त और स्वस्थ होंगे, साथ ही आप लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज बिना समय बर्बाद किए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सोशल साइंस। ठीक है, तो क्लास 10th सोशल साइंस में ज्योग्राफी चैप्टर 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन से जैव संसाधन नहीं है? यहाँ पे पूछा नहीं है, क्वेश्चन घुमा के पूछता है। कभी पूछता है कौन से जैव संसाधन है, कभी पूछता है नहीं है। तो सबसे पहले आप जानते हैं जैव संसाधन संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे आसपास दिखाई देने वाले वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे उसे हम संसाधन कहते हैं। तो हमें पूछा अब संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। तो वैसे संसाधन जो सजीव होते हैं अर्थात जिसमें जान होती है तो उसे जैव संसाधन कहते हैं, और वैसे संसाधन जो निर्जीव होते हैं अर्थात जिसमें जान नहीं होती है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। तो पूछा है जैव संसाधन नहीं है मतलब कौन सा अजैव संसाधन है? तो बताइए, मनुष्य। क्या मनुष्य अजैव है? बिल्कुल नहीं। मनुष्य अजैव संसाधन नहीं है। मनुष्य हो गया, पशु हो गया, वनस्पति, चट्टान। तो इसका आंसर क्या होगा पता है आपको? कमेंट कीजिए, मन में सोचिए अपने, एक उत्तर क्या होगा? तो एक उत्तर होगा चट्टान। चट्टान हमारी कैसा संसाधन है? चट्टान जो है वो कौन सा संसाधन है? मेरा जैव संसाधन नहीं है अर्थात अजैव संसाधन है। आते हैं अब दूसरा क्वेश्चन में। इनमें कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है? अब देखिए, इसमें भी दो दो टाइप का क्वेश्चन बनता है कि एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि नवीकरणीय संसाधन का परिभाषा बताएं या फिर अनवीकरणीय का। तो सिंपल आपको याद रखना है, वैसे संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा फिर से उपयोग कर सकते हैं तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जबकि वैसे संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद उसे हम फिर से उपयोग नहीं कर सकते हैं तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन को पुनः फिर से बनाने में लाखों करोड़ों साल का निर्माण मतलब समय लग जाता है। इस तरीके में आप समझ सकते हो। जैसे कोयला है दोस्तों, कोयला जो बड़े बड़े चट्टान से कोयला निकाला जाता है ना, तो क्या अब पेट्रोलियम हो गया, आपका खनिज ये सब हो गया, तो क्या मतलब हम का इस ये सब कहें तो क्या एक एक दिन में बन जाता है, 2 दिन में बन जाता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लग जाते हैं तब जाके बनता है। तो ये कौन सा, इसका आंसर क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरण कौन है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा। ठीक है, सी नंबर सौर ऊर्जा। अब आते हैं अगला नंबर, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम वीवीआई कर लो इसको। इंपॉर्टेंट 13 नंबर ये पूछेगा एग्जाम में। 3 नंबर जो है ना, 3 नंबर एकदम पूछेगा बहुत। देखिए, अब काली मृदा है ना, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत लोग कहते हैं रेगर मृदा, बहुत रेगुर मृदा, और अलग अलग किताबों में या फिर अलग अलग मॉडल सेटों में अलग अलग तरीका से दिया जाता है। तो आपके एग्जाम में रेगर हो या रेगुर हो तो बात दोनों बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा बताओ? तीसरा का सी, रेगर मृदा, या फिर रेगुर मृदा भी हम लिख सकते हैं, रेगुर मृदा। ठीक है, क्या रेगुर 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 मृदा भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें फिलहाल इसका ध्यान में रखिएगा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अब आते हैं चौथा में, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? अब हम इसमें बताते हैं क्या कहा जाता है, इसका ट्रिक बताते हैं। बहुत लोग भूल जाते हैं कि भैया खादर बताया या बांगर बताया, ये तो भूल जाते हैं। तो देखिए, क ख ग घ अंगा में सबसे पहले क्या आता है? जैसे क खारा होता है ना, तो ख आता है, उसके बाद ही ना ब आता है, खादर और बांगर। तो पहले क्या आता है? ख आता है। अब बोलिएगा ख आता है, तो ख आता है मतलब नया, ख मतलब नया। बाद में आता है ब आता है मतलब बांगर। ठीक है, तो अब यहाँ समझिए, इस बात में समझना है। तो नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। समझे ना? ये मैं एक अपने तरह से ट्रिक दिया हूँ ताकि आप खादर और बांगर में कंफ्यूज ना करें। तब आते हैं 5वां नंबर में। 5वां नंबर क्या बोला है? किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 5वां, तो इसमें बताइए, आप 5वां का जवाब दीजिए। बताइए, अपने मन में सोचिए क्या होगा। तो इसका होगा लाल मिट्टी, मतलब ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो लाल मिट्टी। अब आते हैं छठा, लौह किस प्रकार का संसाधन है? लौह किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य, वैसे संसाधन जिसे फिर से हम नवीकरण नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं 7वां नंबर में,
पूछा है बांगर एवं खादर किस प्रकार की मिट्टी है, बांगर एवं खादर किस प्रकार की मिट्टी है। तो अभी हम बताए थे ना किस प्रकार की मिट्टी है, तो ये क्या है बताइए, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का ही प्रकार होती है बांगर और खादर। तो आपको समझ में आ गया ना, जलोढ़ मृदा। अब आते हैं 8वां, किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। कंकड़ की मात्रा अधिक होती है मतलब कंकड़ आप समझ रहे हो ना, पत्थर का छोटा रूप आप मान सकते हो एक तरीका से। तो किस में होता है बताओ, बांगर में। बांगर मतलब कौन सी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मृदा या नई जलोढ़ मृदा। तो आप बोलोगे भैया ये पुरानी जलोढ़ मृदा, क्योंकि नई जलोढ़ मृदा तो खादर कहलाता है, पुरानी मतलब बांगर। तो उसमें मिट्टी के कंकड़ मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। बात है 9वां में, भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। अब इसमें देखिए 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहला पठार, ठीक है, पर्वत और मैदान, ठीक है, पठार पर्वत और मैदान तीनों बनता है। तो फिलहाल यहाँ क्वेश्चन में पूछा पठारी भाग, तो पठारी भाग कितना है ये अब बताइए। तो पठारी भाग है मेरा 27%, ठीक है। और पर्वत और मैदान का भी है, इसका भी वीडियो हम बना देंगे, तो इसमें टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए। अब आते हैं 10वां नंबर में। अब 10वां नंबर में आने से पहले एक शायरी छोटा सा बोल लेते हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और कोशिश भी ना करे तब तो गलत बात है। तो आपको कोशिश करते रहना है, ठीक है। मंजिल तो मिलेगी, एक दिन न एक दिन अवश्य मिलेगी, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना। बातें हैं 10वां नंबर में, समाप्यता आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। समाप्यता आधार पर बताइए आप, जब जवाब दीजिए 2, ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में क्या पूछा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो इसका जवाब दीजिए, इसका सही जवाब होगा 1992, ठीक है ना जी, बिल्कुल। अब आते हैं 12 नंबर में। तो ये जो क्वेश्चन है ना मेरे दोस्तों, ये मेरे टेक्निकल टीम के द्वारा किया गया है तैयार। तो अभी 12 ही क्वेश्चन टैप कर पाएंगे, चैप्टर वाइज है, अभी हम आपको चैप्टर वाइज करवाएंगे। देखिए फिर कौन कौन क्वेश्चन है, 12 ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर अति लघुतरीय प्रश्न हो गया, फिर लघुतरीय प्रश्न हो गया, फिर दीर्घ लघुतरीय हो गया। तो सबके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिलहाल संसाधन एवं विकास से इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ आ ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा कुछ आपको आ ही नहीं सकता। इससे ऑब्जेक्टिव कम से कम 2 देखने को मिलता है और सब्जेक्टिव मिलता है 1 5 मार्क्स वाला। तो 5 2 7 मार्क्स यहाँ से मान लो आप कि 7 मार्क्स यहाँ से कंफर्म कर लेना है, 7 मार्क्स, ठीक है। तो अब आते हैं, पूछेगा तो एकदम कंफर्म कर लेना है, दिक्कत नहीं लेना आपको। अब आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या पूछा, किस भूमि पर खेती की जाती है। भाई बताओ किस भूमि पे खेती की जाती है। ऑप्शन देखो, कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, चारागाह और वन भूमि। तो इसमें हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, चारागाह भूमि वैसी भूमि होते हैं जिसमें पशुओं को चराया जाता है, ठीक है, समझ गए आप, पशु चारण के लिए उपयोग की जाती है। वन भूमि वैसे भूमि जिसमें हम वन लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। और वन भूमि जैसे होता है ना, बड़े बड़े लेवल पे टेंडर पास होता है, तो वन अधिकारी जो होते हैं या फिर रेंजर लोग जो होते हैं, वन अधिकारी मान लो, रेंजर नहीं मानो आप, वन अधिकारी मान लो, तो वन अधिकारी जो होते हैं वो वन लगाने का बिल पास करवाते हैं और वन लगाते हैं, तो वही वन भूमि में ही वन लगता है। अब बंजर भूमि, अब बंजर भूमि वैसी, बंजर भूमि से याद आता है एक केस आप सुने होंगे बिहार में, ठीक है, बिहार में एक केस हुआ था ना, जो 3 कठिया प्रणाली यहाँ से चला था कि नील की खेती के लिए, जो अंग्रेज लोग जबरन बोलते थे, जबरन आप नील की खेती करो, वहाँ के बिहार के मजदूरों के द्वारा, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह चल रहा था ऐसे करके कुछ, चंपारण पता नहीं एग्जैक्ट, पर इसी टाइप में था। तो इसमें आप ध्यान रखना, ठीक है, छोड़ो इसमें आप ज़्यादा मत देखो। देखो 12 नंबर है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं, ठीक है। तो ए नंबर हो गया कृषि योग्य भूमि। अब आते हैं हम 13 नंबर में। 13 नंबर में आते हैं, तब तक पहले इधर क्लीन कर लेते हैं क्या है नहीं है। तो 13 नंबर देखते हैं, मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दे। तो मानव निर्मित का 5 उदाहरण देना है। तो देख लो इसमें लिखा हुआ है, उद्योग हो गया, मशीन हो गया, मकान हो गया, बांध परिवहन के साधन हो गया। अब आते हैं जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है ना। 14 नंबर में जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है। तो नदियों द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। मतलब 1 लाइनर है सब, इसमें ध्यान लेना। लेटेराइट मृदा हो गया। फिर आयु के आधार पर 2 प्रकार है, खादर और बांगर। पुरानी को क्या कहा जाता है, बांगर। नई को क्या कहा जाता है, खादर। ये जो खादर और बांगर का कॉन्सेप्ट है ना दोस्त, खादर और बांगर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप हाईलाइट कर लो, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसको हम ग्रीन कलर का हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं, आप हमेशा इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन, काली मृदा किस फसल की जाती है। उपयुक्त
और यहाँ पे काली मृदा है, तो काली मृदा कपास की खेती के, ये इंपॉर्टेंट है, कपास की खेती वाला है ना, ये जो काली मृदा में किस प्रकार की खेती की जाती है, यही तो इंपॉर्टेंट है। काली मृदा में कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, अर्थात कपास की खेती की जाती है। अब 18 नंबर है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है, तो 33%, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मतलब ये 1952 का जो नीति हुआ था उसके तहत है। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में। लघुत्तरीय प्रश्न क्या बोलता है, सो देखो आप, लघुत्तरीय प्रश्न है, हाँ, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो ये जो इसमें जो दिया हुआ है, इसको हम अपना टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सअप चैनल पे ये मैं सेंड करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना जान लो, और मैं ये लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय या दीर्घ लघुत्तरीय का मैं अपने हैंड रिटेन नोट्स आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, तो सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं का, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं, सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें हम संसाधन का उपयोग करें, लेकिन भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए। बहुत लोग देखे होंगे आप, जंगल, अंधाधुंध जंगल काटते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता है कि इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों पे क्या असर पड़ेगा, ये तो समझ में नहीं रहता उन लोगों को। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। तो वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उस बस संक्षेप वही है। देखिए, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे। समझ गए, वही तो, वही का कहने का वही सेंस है, ठीक है। अब आते हैं 20 नंबर, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन अंतर स्पष्ट करें। तो हम पहले वीडियो के स्टार्टिंग में समझाए थे, वैसे संसाधन जिसे फिर से निर्माण कर सकते हैं नवीकरणीय, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी में। आप देख लें, जैव संसाधन हो गया, नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं, ये सब बताए थे आपको। फिर संसाधन के अंधाधुंध शोषण से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। मान लो आप भूल भी गए एग्जाम में, तो आप अपने मन में सोचना और एग्जाम में लिखना स्टार्ट कर देना कि संसाधन का उपयोग हम ज़्यादा करेंगे तो क्या क्या होगा। जैसे लकड़ी है जंगल में, उसका उपयोग करेंगे तो क्या क्या होगा। तो वही तो है, भूमि प्रदूषण, मतलब पर्यावरण प्रदूषण होने लगेगा, भूमि प्रदूषण होने लगेगा, और क्या कहते हैं, वृक्षारोपण नहीं करेंगे तो फिर भी बहुत सारे कारणों का हमको झेलना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो इस तरीके से। काली मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा 24 नंबर, ठीक है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम लिख दे, बताओ, या टेक्निकल टीम भी गजब टैप करती है, कोई नहीं, इसे आप देख लेना। मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। मृदा अपर्दन किसे कहते हैं, बताओ। मृदा अपर्दन है, यहाँ पे ध्यान से देखो, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। प्राकृतिक कारणों एवं मानव निर्मित कारणों के द्वारा मिट्टी के ऊपरी सतह का बहाव हो जाता है, उसे मृदा अपर्दन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं 26 नंबर में, दीर्घोत्तरीय है, ज़्यादा नहीं है, इतना ही है, ध्यान में देख लेना आप। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को मुख्यतः कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। देख लो यहाँ ध्यान से, 4 भागों में। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब आते हैं 27 नंबर में, इसे आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, इसे पढ़ लेना आप। 27 में, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से, बताओ, आप ही बताओ। आप अपने मन से लिख देना जो आपको समझ में आया ना, बस आप सोचना कि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो हमारे समाज में ये समस्याएं उत्पन्न होगी, तो इस बारे में आप लिख देना, तो कोई दिक्कत नहीं। टेक्निकल टीम क्या लिखी है सर, देखिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए गलत लिख दिया यहाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वाह भाई वाह, मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको हमारे चैनल को, तो देर नहीं कीजिएगा, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिए ऐसे नहीं होगा, कोई भी नहीं। अब आते हैं 28 नंबर में, भूमि निम्नीकरण से क्या कारण है, तो इसमें है वनोन्मूलन हो गया, अति पशुचारण हो गया, खनन हो गया, अत्यधिक सिंचाई हो गया, औद्योगिक जल वाला हो गया, फिर, है ना, यही सब है, ध्यान में आपको रखना है। अब आते हैं 29 नंबर, मृदा के संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जाते हैं, तो मृदा के संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। मृदा के संरक्षण मतलब मृदा के बचाव, ठीक है, मृदा बर्बाद ना हो उसके लिए, तो वृक्षारोपण हमें करना होगा, पेड़ की रक्षा करना पड़ेगा,
चारागाहों का उचित प्रबंध करना होगा, ठीक है। फिर पशुचारण नियंत्रण है, रेतीले टीलों में कांटेदार झाड़ियाँ लगाना होगा, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी नुमा खेती। अब बात करते हैं सीढ़ी नुमा खेती। तो सीढ़ी नुमा खेती कैसे होती है सो बताते हैं। ऐसे होती है सीढ़ी नुमा खेती, इस प्रकार के कुछ होती है। अब मान लो सीढ़ी नुमा खेती किन किन इलाकों में होती है, तो ये जनरली पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल हो जाएगा, उत्तराखंड भी हो गया, और जितने भी पर्वतीय इलाके हैं ना उधर ही सीढ़ी नुमा खेती होगी। और बंजर भूमि का उचित प्रबंध है। अंठवाम क्या है, अंठवाम देखो, अंठवाम शांतम खनन नियंत्रण करना होगा। जी बिल्कुल भाई सही बात है। और है बंजर भूमि का उचित प्रबंध, ये भी सही है। औद्योगिक जल को क्या लिखा हुआ है, परिष्करण के पश्चात की विसर्जित करना, विसर्जित करना, तो ये भी सही है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, यही सब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं और इंपॉर्टेंट करवा देता हूँ, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में आ ही जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये लो कर लेता हूँ पेन। अब आता हूँ हाईलाइट में आपको चूज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले 2 नंबर नहीं, हाँ 3 नंबर इंपॉर्टेंट करवाए थे, ये रहेगा। एक नई जलोढ़ मृदा और पुरानी जलोढ़ मृदा वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, खादर और बांगर वाला, ठीक है। उसके बाद हाँ यही रखना। फिर इसी टाइप में रखना प्रथम 11 नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 नंबर जिस भूमि पर खेती गया उसे तो आप तो जानते ही कृषि योग्य भूमि। बस ऑब्जेक्टिव 2 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी बात सब्जेक्टिव ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बात डिफिनेशन आप देख लेना, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन, सतत पोषणीय से ये पूछ लिया जाता है। ये 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। और 3 नंबर में नहीं पूछा तो 2 मार्क्स में पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना, आप उतना जवाब दे दोगे, मेरे को पता है। अब 5 मार्क्स में बताते हैं। हाँ ये है जो 27 नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 27 नंबर इंपॉर्टेंट है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है, ये आप देख लेना। बाकी बात इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी बात इस सब में आप तो दे ही सकते हैं। मृदा के संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जाते हैं, ये तो आप बता ही दोगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना और बताना कि क्या इस प्रकार की वीडियो आते रहना चाहिए, और हम रेगुलर आपके पास वीडियो भेजते रहेंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, फिर बायोलॉजी का हो, या कंप्यूटर का हो, या फिर आप मान लो ज्योग्राफी का, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सब का भेजेंगे, ठीक है। तो बाय दोस्तों, आप अच्छे से रहना और पढ़ाई में मन लगाना। आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। धन्यवाद।